नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अफगानिस्तान को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक की, अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया भर की चिंता की, जानेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर राहुल ने क्या कसा मोदी सरकार पर तंज, किसान आंदोलन के 9 माह पूरे होने पर किसानों ने बनाई क्या रणनीति, बात करेंगे उपचुनावों को लेकर टीएमसी की चुनाव आयोग से मांग की, कांग्रेस हाईकमान की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को दिए सख्त निर्देश की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश की पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने की संभावना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा, चंद्रा बंधुओं ने बनाया भूमिगत कार्यालय, तिहाड़ के अधिकारियों से की मिली भगत, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई जेल शिफ्ट करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद शांत होने के संकेत, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले 5 साल चलेगी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर नहीं हुई थी कोई बात। टीका कोरोना से बचाव की गारंटी नहीं, सरकार ने कहा कि मास्क लगाना है जरूरी, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, 2 दिन से बढ़ रहे हैं नए मामले। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में नहीं दिखी ज्यादा हलचल, कल के मुकाबले 5 अंकों की तेजी के साथ 55,949 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 2 अंकों की तेजी के साथ 16,637 पर हुआ बंद। तो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद सभी देशों में चिंता का माहौल है। धीरे धीरे तालिबान के तेवर भी बदलने लगे हैं और भारत के साथ भी तालिबान के संबंध कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद से भारत सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि जब सभी देश अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो फिर भारत सरकार अभी तक चुप क्यों है और तालिबान को लेकर भारत सरकार का क्या प्लान है। अब इन्हीं सवालों के जवाब देने और इसी खास मसले पर बात करने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के मसले पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को वहां की स्थिति और सरकार के रुख और ऑपरेशन की जानकारी दी। अफगानिस्तान से कितने भारतीय को लाया गया, कितने अफगान नागरिकों को लाया गया, आगे क्या रणनीति होगी, भारत सरकार तालिबान पर क्या सोच रही है और अफगानिस्तान में मौजूद भारत के निवेश की क्या स्थिति है, इन सभी मसलों पर सरकार ने जानकारी दी। इस बैठक में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। एन.के. प्रेमचंद्रन, ललन सिंह, विनय विश्वम और प्रसन्ना आचार्य, विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी समेत अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक को केंद्र सरकार ने बुलाया था, जिसमें विदेश सचिव ने अपने प्रेजेंटेशन के जरिए अफगानिस्तान मुद्दे पर तमाम जानकारी उपलब्ध कराई। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने कई सवाल पूछे और अपने सुझाव भी दिए। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता थे। अफगान मुद्दे पर सभी का एक ही नजरिया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कई मुद्दों पर हमें संतोषजनक जवाब मिला। इसके अलावा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सभी पार्टियों ने विदेश मंत्री की तारीफ भी की। यानी अफगानिस्तान मसले पर भारत में एकजुटता देखने को मिली और सभी पार्टियां केंद्र सरकार की नीति को और सूझबूझ से सहमत हैं। अफगानिस्तान के मामले में विपक्ष को सरकार का साथ मिल गया है, लेकिन तालिबान का साथ देने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। तालिबान दुनिया से मदद की मांग कर रहा है। आर्थिक मदद के साथ ही राजनयिक मदद भी तालिबान की ओर से ऐलान किया जा रहा है कि सभी देश अपने दूतावास शुरू कर सकते हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका का ध्यान अभी अपने नागरिकों को निकालने पर है, तो पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान को लेकर तालिबान के दावे ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान अब धीरे धीरे करके अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हर दिन कुछ नया बयान दे रहा है। उसी कड़ी में आज आए तालिबान प्रवक्ता के बयान ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमारी सीमाएं लगती हैं और हमारा मजहब भी एक है, इसलिए हम भविष्य में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। तालिबानी प्रवक्ता के इस बयान से पता चलता है कि पाकिस्तान तालिबान से कितना करीब है और वह किस तरह से तालिबानियों को शरण देता रहा है। तालिबान पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाकर दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन अमेरिका ने तालिबान की चिंता बढ़ा रखी है। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर हुई G7 की मीटिंग में नेताओं ने तालिबान को चेतावनी देते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि तालिबान अफगानिस्तान से बाहर जाने के इच्छुक अफगान नागरिकों को सुरक्षित राह दे। इसके साथ ही G7 ने यह भी साफ कर दिया है कि 31 अगस्त तक वो काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेगा। दूसरी ओर काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा है। इस बीच उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक मदद की अपील की है। भारत से व्यापार खत्म करने के बाद भी तालिबान का कहना है कि अगर भारत की परियोजना
योजनाएं अफगानिस्तान में अधूरी हैं तो वे इसे पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही तालिबान की चिंता पंजशीर ने भी बढ़ा रखी है। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच समझौता हो गया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अहमद मसूद की तरफ से कहा गया है कि वो केवल पंजशीर नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो अब क्या करेगा तालिबान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अफगानिस्तान को लेकर भारत में चिंता है। वैसे भारत को चिंता कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने भी दे रखी है। पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लोग कोरोना से खुद अपना ख्याल रखें, क्योंकि सरकार बेचने में व्यस्त है। राहुल गांधी ने महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को चिंताजनक करार देते हुए कहा कि देश में टीकाकरण की गति तेज करने की जरूरत है, ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। इसके अलावा सरकार की कमियों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और एक बार फिर राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस समय बेचने में लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, कोरोना महामारी के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है। टीकाकरण को गति दी जानी चाहिए ताकि अगली लहर में महामारी के गंभीर प्रभाव से बचा जा सके। कृपया अपना ध्यान रखें, क्योंकि भारत सरकार बेचने में व्यस्त है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल ने सरकार पर हमला बोला है। लगभग सभी मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेरते नजर आते हैं। बता दें कि राहुल गांधी का ये ट्वीट सरकार की राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा के बाद आया है। ट्वीट से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब राहुल गांधी के इस सवाल पर क्या होगा सरकार का जवाब और तीसरी लहर को लेकर कितनी तैयार है सरकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोगों को खुद ही अपनी तैयारी करनी होगी, सरकार पर भरोसा ना करें। राहुल का तंज बता रहा है कि सरकार ने अभी तक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन किसानों की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज 9 महीने पूरे हो गए हैं। सरकार अभी तक किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है, तो अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने बनाई है नई रणनीति। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार अभी भी जिद पर अड़ी हुई है। तो किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें अपना आंदोलन 2024 तक भी चलाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की नजरअंदाजी से अब किसान में गुस्सा भर गया है और आलम ये है कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। इस बीच कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के 9 महीने पूरे होने पर कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे का 2 दिवसीय अधिवेशन शुरू किया गया, जिसमें देश भर में करीब 1500 आंदोलनकारी नेता जुटे हैं। अधिवेशन में देश भर में आंदोलन को तेज करने समेत अन्य मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। इस अधिवेशन में एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे होने पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हवन और यज्ञ किया। किसानों का कहना है कि चाहे आंदोलन को कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलनकारी किसान घर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि सरकार बातचीत को तैयार है और सरकार संशोधन को भी तैयार है, लेकिन कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। किसानों को उम्मीद है कि किसी न किसी दिन सरकार उनकी बात मान ही जाएगी, लेकिन सरकार को लगता है कि किसान आंदोलन करते हुए थक जाएंगे और आंदोलन खत्म कर देंगे। अब इसमें किसकी जीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। किसान लगातार रणनीति बदलकर मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि वो कृषि कानूनों को रद्द कर दे और फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून बना दे। सरकार अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुई है। दूसरी ओर दबाव में चुनाव आयोग भी दिख रहा है। एक और बीजेपी कोरोना का डर दिखाकर उपचुनाव टालने का दबाव चुनाव आयोग पर बना रही है, तो दूसरी ओर टीएमसी का दावा है कि कोरोना का असर बेहद कम हो गया है, इसलिए चुनाव आयोग को बंगाल में उपचुनाव कराने चाहिए। इसे लेकर टीएमसी का चुनाव आयोग भी पहुंचा। देखिए ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी को 2.5 महीने में ही बंगाल विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ममता को सीएम पद से हटना पड़ सकता है, लेकिन चुनाव आयोग बंगाल में उपचुनाव का ऐलान ही नहीं कर रहा है। इसी के चलते टीएमसी के 5 सांसद चुनाव आयोग मिलने पहुंचे और उपचुनाव कराने पर चर्चा की। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में सारी जानकारी पेश की। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क बनाए रखने का काम पहले से ही चल रहा है। चुनाव आयोग की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों को पहले ही पत्र भेजे जा चुके हैं, जिसमें उन्हें 30
अगस्त तक चुनाव पर अपने विचार देने को कहा गया है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक हर जगह स्थिति अच्छी है। भवानीपुर, शांतिपुर और गोसावा में हालात पहले से ही काबू हैं। बाकी जगहों पर कोरोना की स्थिति न्यूनतम हो गई है। नतीजतन कोरोना को आधार बनाकर कहीं भी चुनाव नहीं रुकने चाहिए। हालांकि आयोग ने अभी तक उपचुनाव के लिए किसी समय या तारीख की घोषणा नहीं की है, इसलिए नवंबर तक राज्य के 7 केंद्रों पर उपचुनाव कराने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर दस्तक दी। ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि 2.5 महीने में ही उन्हें बंगाल विधानसभा का सदस्य बनना है, लेकिन चुनाव आयोग बंगाल में उपचुनाव का ऐलान ही नहीं कर रहा है। चुनावों को लेकर मुश्किल में कांग्रेस भी है। पंजाब में विधानसभा चुनावों में 5 महीने भी नहीं बचे हैं, लेकिन पार्टी में जबरदस्त कलह मची हुई है और अब इसे लेकर पार्टी आलाकमान ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को सख्त चेतावनी दी है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का ऐलान करने से पहले ही कांग्रेस की तरफ से साफ कर दिया गया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ेगी। इस समय भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब के सीएम हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद अचानक कांग्रेस में कैप्टन विरोधी खेमा सक्रिय हो गया। पार्टी के 2 दर्जन विधायक ने तो दिल्ली में डेरा डाल दिया और वो पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन से नाराज विधायकों की मांग है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए। कैप्टन की जगह किसी और को राजकीय कमान सौंपी जानी चाहिए। साथ ही चुनाव भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह किसी और के नाम पर लड़ना चाहिए। कैप्टन से नाराज नेताओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का भी साथ मिला हुआ है, लेकिन सिद्धू खुद भी अपने सलाहकारों के चलते मुश्किल में फंसे हुए हैं। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की टीम में हाल ही में शामिल हुए मालविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान, कश्मीर और इंदिरा गांधी पर दिए गए अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं और अब उन्होंने कैप्टन और उनकी पूरी टीम को ही निशाने पर ले लिया, खासतौर पर उन मंत्रियों को जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत पार्टी हाईकमान से की। इसे लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में भी नाराजगी देखी जा रही है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सख्त लहजे में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए और अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो फिर पार्टी यह काम करेगी। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में जो सौहार्द का वातावरण तैयार किया है उसे वो खराब नहीं होने देगी। नवजोत सिंह सिद्धू में पार्टी ने भविष्य देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ सिद्धू को सौंप रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ही विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की। 2027 में सुप्रीम कोर्ट नया इतिहास रचेगा, क्योंकि उस समय एक महिला देश की चीफ जस्टिस बन सकती है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कई महिला जज तो रही हैं, लेकिन कोई भी महिला जज चीफ जस्टिस की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई है। तो कौन बना सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये इतिहास? देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में खाली 9 जजों की कुर्सियां जल्द ही भर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जज बनाने के लिए 9 नामों की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार की भी हरी झंडी मिल चुकी थी और अब राष्ट्रपति ने भी इन नामों पर अपनी मोहर लगा दी है। जिन 9 लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, उनमें 3 महिला जज भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी का नाम शामिल है, जिसमें से जस्टिस बी.वी. रत्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। साल 2027 में 1 माह के लिए वे इस पद को संभाल सकती हैं। वर्तमान में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना कर्नाटक हाई कोर्ट में जज हैं। जस्टिस नागरत्ना द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं। साल 2012 में जब केंद्र को ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने के निर्देश दिए गए थे, तब हाई कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा जस्टिस नागरत्ना भी थी। वही साल 2019 में उनकी बेंच की तरफ से बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि मंदिर व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है और उसके कर्मचारी ग्रेच्युटी के हकदार नहीं है। 3 महिला जजों की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की संख्या 4 हो गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस A.S. ओका, जस्टिस J.K. महेश्वरी, जस्टिस M.M. सुंदरेश, जस्टिस C.T. रविकुमार और वरिष्ठ वकील और पूर्व ASG P.S. नरसिम्हा के नाम को भी अपनी मंजूरी दी है। P.S. नरसिम्हा बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति से काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जजों की कुल संख्या में सबसे कम जज अभी कार्यरत है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों की स्वीकृत संख्या है, इसमें अभी 24 जज कामकाज देख रहे हैं। 9 जजों के आने के बाद भी एक सीट खाली रहेगी। कानून मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि सभी जज 1 सप्ताह में अपना पद संभाल सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।